नमस्कार। मैं संजीव चंदन। आज बातचीत कर रहे हैं राहुल गांधी के लेबोरेटरी को लेकर के। इस त्रिकाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जरा हटके का एक और एपिसोड, राहुल गांधी का लेबोरेटरी यानी बिहार। क्योंकि राहुल गांधी जो 2.5 साल से कह रहे हैं, कांग्रेस जो रायपुर कन्वेंशन के बाद कहने लगी है, तब से ही राहुल गांधी भी कह रहे हैं। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का जो कुछ फेज था, उसमें राहुल जी मोहब्बत की दुकान की बात तो जरूर करते थे, लेकिन सोशल जस्टिस की बात नहीं करते थे, जाति गणना की बात नहीं करते थे। लेकिन उसके बाद करने लगे, और करने लगे तो कंसिस्टेंसी में करने लगे। तब सवाल उठने लगा कि आप बात कर रहे हैं, लेकिन इंक्लूसिवनेस कहाँ है, आपकी पार्टी में कहाँ है? आप नारा देते हैं लड़की हूं तो लड़ सकती हूं, लड़कियां कहाँ हैं? इस तरह के सवालों से उनको घेरा जाने लगा। तो जब घेरा जाने लगा, और बिहार कांग्रेस तो उसका बड़ा नमूना था। बिहार कांग्रेस इसलिए नमूना था कि उत्तर प्रदेश से लेकर के झारखंड तक हर जगह एक ही जाति के 3 अध्यक्ष थे। बिहार में भी एक अध्यक्ष भूमिहार जाति से थे, और उनकी ही जाति के कई सारे अध्यक्ष जिला में बैठे थे। सवर्ण उसमें 65 से 70% होते थे। राहुल गांधी ने बिहार को चुना। हम सब भी कहते रहते थे कि राहुल गांधी को यदि बदलना है तो सदाकत आश्रम में आकर के बैठ जाएं। खुद तो नहीं बैठे हुए, लेकिन उन्होंने एक प्रभारी भेजा, कृष्णा अल्लावरू। उस पर हम लोग बातचीत कर चुके हैं पहले भी। लेकिन अब जब बिहार को लेबोरेटरी बनाया है उन्होंने, तो बिहार का प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने एक दलित समाज से, चमार जाति से राजेश कुमार को बनाया। उसके बाद बात और इंक्लूसिवनेस की आई, तो उन्होंने जिला अध्यक्षों की सूची जारी की। उन्होंने मतलब कांग्रेस ने जारी की, वेणुगोपाल जी के हस्ताक्षर से जारी की। और 40 के 40 जिला अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। इसके पहले की उनकी एक बैठक दिल्ली में प्रस्तावित है, सारे जिला अध्यक्ष दिल्ली जाएंगे। आइए आज हम लोग उसकी स्क्रूटनी करते हैं, इस लेबोरेटरी को समझते हैं। कितना बदला, कितना बदलने जा रहा है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार हेमंत कुमार। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्त्री काल के दर्शक इनसे परिचित हैं, बिहार की राजनीति की बेहद बारीक समझ रखते हैं। लेकिन थोड़ी बात मैं बता देता हूं। हुआ ये कि बिहार में जो पहले संख्या थी सवर्णों की, वह थी लगभग 25 से 26। मुसलमान अशरफों को मिला दिया जाए तो 30। 40 जिलाध्यक्षों में 30 जिलाध्यक्ष सवर्ण थे, यानी हिंदू अशरफ और मुसलमान अशरफ, हिंदू और मुसलमान सवर्ण। तो लगभग संख्या वो जाती थी 70-75% के आसपास। अब क्या हुआ, अब संख्या घटाई गई। लेकिन संख्या घटाई गई, लेकिन लाया किन्हें गया, इसको देखेंगे। पहले संख्या थी 25, अब संख्या है सवर्णों की 14। 14 में पहले भूमिहार थे 11, अब भूमिहार हुए हैं 6, यानी 5 भूमिहारों की संख्या घटा दी गई। हालांकि तब भी कहा यह जा रहा है, और बात भी सही है, क्योंकि जिनकी संख्या कम है उसके बावजूद 14 हैं अभी। जिनकी संख्या पूरी आबादी में मुसलमानों को हटा दीजिएगा तो मात्र 10% है, वो लगभग 25% अभी कायम है। ब्राह्मण पहले 8 थे, अब 4 हो गए। राजपूत पहले 5 थे, अब 3 हो गए। कायस्थ 1 थे, तो 1 ही रहे। एक और सवर्ण आपको जोड़ लेना चाहिए, वो है वैश्य। तो एक और जोड़ लिया उन्होंने, तो 6 जोड़ लीजिए, तो 15 लगभग सवर्ण है। दलित पहले 5, अब 5 हो गए हैं, पहले 4 थे, 1 संख्या बढ़ी है। यादवों की संख्या भी 1 बढ़ गई है। अब यादव जो हैं उनकी संख्या 5 हो गई है, पहले 4 थे। और कुर्मी, ये जो संख्या घटी उसमें बढ़ी किनकी, तो कुर्मी और कुशवाहा, कुर्मी और कोयरी, ये नहीं थे पहले जिलाध्यक्षों में। इस बार की जिलाध्यक्षों की सूची में कुर्मी 2 और कोयरी 3 और 1 यादव, यानी 6 अपर ओबीसी बढ़े। राहुल जी अभी यहां अति पिछड़ों की बात कर रहे हैं, तो अति पिछड़े कितने बढ़े? अति पिछड़े मात्र 3, एक धानुक, एक नोनिया और एक कहार।
और यदि मुसलमान अशरफों को जोड़ दिया जाए तो 6 और मुसलमान इसमें जुड़ जाएंगे, क्योंकि एक भी पसमानदा नहीं है। यानी 14, 6, 20 और 21, यानी आधे में, हम अक्सर कहते हैं, हमारे यहाँ कहावत है मगही में, आधे में घरेना बाकी में न रहना। यानी सवर्ण अभी भी बिहार कांग्रेस पे कायम हैं। ये तो हो गई बात संख्या की, और कायदे से समझेंगे कि जो जिलाध्यक्ष लाए गए हैं राहुल गांधी की लेबोरेटरी में, राहुल गांधी को फेल किया जा रहा है या सक्सेस किया जा रहा है, क्योंकि 7 तारीख को राहुल गांधी फिर पटना आ रहे हैं, फिर सोशल जस्टिस की बात करेंगे। इस बार प्रजापति जाति से आने वाले महापुरुष और नोनिया जाति से आने वाले महापुरुष, ये 2 महापुरुषों को याद किया जाएगा। बाबूजी को भी याद किया जाएगा, यानी जगजीवन राम जी को भी याद किया जाएगा। लेकिन अब एक और सवाल बनता है, ये भी हम समझेंगे हेमंत जी से, कौन लोग, कैसा पावर, कैसे क्या हुआ। मैंने तो संख्या सबकी बता दी कि आज भी सवर्ण लगभग कायम है। बड़ी मुश्किल है डगर पनघट की, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। कोशिश करनी पड़ती है, दम लगानी पड़ती है। राहुल जी दम लगा रहे हैं, लेकिन उनके दम को रोक कौन दे रहा है, ये जानेंगे। और जानेंगे कि हेमंत जी, पसमानदा समाज से बड़े जोर शोर से अली अनवर साहब को जोड़ा गया, पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जो पसमानदा क्रांति के जनक भी माने जाते हैं बिहार में खास करके। उनसे सलाह तक नहीं ली गई, एक भी पसमानदा नहीं है इसमें। एक मलिक जो हैं, मलिक लगभग कायस्थ या भूमिहार मान लीजिए, जहानाबाद इलाके में, शायद वो जहानाबाद के जो अध्यक्ष हैं वो मलिक हैं, और मलिक बिहार में ही सिर्फ ओबीसी है। अब बड़े समृद्ध लोग हैं, सबसे अच्छी स्थिति है जो जाति सर्वे आया है। तो एक भी पसमानदा नहीं। तो क्या अली अनवर आदि इत्यादि सिर्फ इसलिए लाए जाते हैं कि सिर्फ उनकी तस्वीरें निकाली जाए, उनके साथ, राहुल जी के साथ ये देखा जाए? इसको भी हम हेमंत जी से समझेंगे। पसमानदा क्यों नहीं, अति पिछड़ा क्यों नहीं? इस तरह से पिछली बार भी जो संख्या थी ओबीसी की, वो साइजेबल थी, वो ठीक ठाक थी, लगभग थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई। अति पिछड़ा मात्र 3 ला पाए। तो अगले आधे घंटे में इसी लेबोरेटरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हु इज फेलिंग राहुल। राहुल गांधी को फेल कौन कर रहा है बिहार में? बड़ी कठिन है, क्योंकि बिहार को ही मात्र प्रयोगशाला, यदि बिहार में फेल हुए तो हर जगह फेल हो जाएंगे। हेमंत सर, सबसे पहले तो ये जो हुआ उस पर आपकी प्राथमिक टिप्पणी, फिर बात करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम थोड़ा सा पीछे चलना चाहते हैं, थोड़ा अतीत में झांकने की कोशिश करते हैं हम लोग। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों में हाल में जिन लोगों का नाम अभी सरसरी निगाह से अगर आप देखेंगे, जो चर्चा में आप जिनकी चर्चा आप कर सकते हैं, उनमें कौन कौन लोग रहे हैं। मैं इसलिए यह बताना चाहता हूं कि किस तरह से जो सवर्ण झुकाव रहा है कांग्रेस का, और उससे मुक्ति के लिए कितना प्रयास हुआ और उस प्रयास में कितनी गति थी, इसको देखना जरूरी है। तब समझ में बात आएगी कि आखिरकार ये जो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, जो लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, उसको लेकर के कितना प्रयास जो है, इतना इनका कितना उसमें गंभीरता है, उसको लेकर कितना कमिटमेंट है, ये सब साफ साफ नजर आएगा। अब जैसे कि इनके यहाँ जो अशोक चौधरी प्रदेश अध्यक्ष थे, जो दलित समाज से आते थे, उसके अलावा जो लोग रहे हैं, जो पार्टी छोड़कर चले गए हैं, उनमें उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि उसमें एक बड़ा नाम है महबूब अली कैसर। वो मुसलमान समाज से आते थे, लेकिन अशराफ हैं। उसके बाद तारिक अनवर तो आज की तारीख में फिर कांग्रेस में आ गए हैं, लेकिन एक समय वो कांग्रेस छोड़कर गए थे। वो भी तारिक अनवर साहब भी वो पसमानदा नहीं है वो। उसके अलावा अनिल शर्मा पार्टी छोड़ चुके हैं। राम जतन सिन्हा, वो भी पार्टी छोड़कर चले गए थे, फिर शायद फिर वापस आ गए हुए हैं। और जो पुराने अध्यक्ष रहे हैं उसमें एक सरफराज अहमद, तो सरफराज अहमद भी पसमानदा नहीं थे। तो अगर आप इन चीजों से मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि मुक्ति चाहने का मतलब ये नहीं कि आप इन बिरादरियों के, इन समाजों के खिलाफ खड़े हो जाए।
कहने का मकसद ये है कि आज अगर सोसाइटी का बड़ा हिस्सा, जिसको आप सोशल जस्टिस के दायरे मानते हैं, यानी कि जिसके लिए जस्टिस आज भी एक बड़ा इशू है, चाहे किसी भी मोर्चे पर, वो सामाजिक न्याय का मोर्चा हो, वह प्रतिनिधित्व का सवाल हो, वो भागीदारी का सवाल हो, ये तमाम सवाल जो है, ये अगर आपके एजेंडे में है तो आपकी शिफ्टिंग वहां होनी चाहिए जहां जिन समुदायों को आप न्याय दिलाना चाहते हैं। आप कहते हैं कि इनके साथ ऐतिहासिक रूप से अन्याय हुआ है और आज की तारीख में भी हो रहा है, नए नए रूपों में हो रहा है। कहीं नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर हो रहा है, कहीं जनरल कैटेगरी बनाम EWS करके हो रहा है, और ये बड़े पैमाने पर हो रहा है, विश्वविद्यालयों में तो खास करके हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो कांग्रेस ने जो परिवर्तन किया है उसमें आपने जो गिनाया, अब सवाल उठता है कि उसमें पसमानदा कहाँ है, सवाल उठता है उसमें अति पिछड़ी कहाँ है। अगर सिंगल कास्ट के रूप में अगर देखा जाए तो आज भी वो उसमें एक बिरादरी भूमिहार सबसे नंबर 1 पर है। बिल्कुल। तो ये जो परसेप्शन है, इससे ये साफ होता है कि उन चीजों से आप कितना मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति चाहने का मतलब ये है कि आप अपना पूरा नैरेटिव कैसे बदलना चाहते हैं, कि सोशल जस्टिस का जो एजेंडा है, अब आप सवाल ये उठता है कि आज की तारीख में कोई भी इशू जो सरकार लेकर के आ रही है, जो मोदी जी की सरकार लेकर के सामने आती है, उसका काउंटर नैरेटिव देने के लिए आपको इन मुद्दों को, अब जब आप कहते हैं कि हम बीजेपी ही नहीं बल्कि जो उसको जन्म देने वाली जो संस्था है RSS, उसकी वैचारिकी से, उसकी विचारधारा से हमारी लड़ाई है, तो इससे लड़ने के लिए आपको सोसाइटी के उस हिस्से को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, जो हिस्सा राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से आप उसको डिप्राइव्ड कर सकते हैं कि जो डिप्राइव्ड है। लेकिन देखिए, राहुल जी की तो हेमंत जी इच्छा है, उनको फेल कौन कर रहा है? कृपा कहाँ अटकी हुई है? राहुल जी पर कृपा कहाँ अटकी? मेरे कहने का ये है कि राहुल जी इन चीजों को कितना समझ रहे हैं या उसको कितना, उससे बाहर कितना निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो मैं ये नहीं मानता हूं कि उनको जानकारी नहीं है या जानकारी के अभाव में वो ऐसा कर रहे हैं। जो प्रोसेस है वो इतना स्लो है, जैसे कि रायपुर कन्वेंशन को आप याद कीजिए, कितना 2 साल से ऊपर हो गया होगा। बिल्कुल, 2023 का एग्जैक्ट डेट देखना होगा, शायद वो फरवरी का महीना, शायद वो अक्टूबर नवंबर है कि फरवरी, हाँ जो भी है। तो जो संकल्प था रायपुर कन्वेंशन का, तो रायपुर कन्वेंशन के संकल्प को लागू करने में 2 साल से ऊपर हो गए, और 2 साल से ऊपर जब हो गए तो उसको जब आप लागू कर रहे हैं, जैसे बिहार में आप लागू कर रहे हैं, तो ये नहीं माना जाएगा कि ये कुछ अनायास हो रहा है, क्योंकि बिहार में जो बदलाव हुआ है जिलाध्यक्षों में, उसमें एक जिले के बारे में तो रिपोर्ट थी कि अगर कुछ भी बदलाव होगा तो सबसे पहला बदलाव उसी जिले में होगा, लेकिन उस जिले में कोई बदलाव ही नहीं हुआ। तो ये अपने आप में आश्चर्यजनक है कि आखिरकार क्या ऐसे लोग आज भी ऐसे लोगों की चल रही है जो राहुल गांधी के एजेंडे के खिलाफ लोगों को बचाए रखते हैं, या ला रहे हैं, या रहने दे रहे हैं। उस व्यक्ति के बारे में 7 मार्च 2023 को रायपुर कन्वेंशन में ये घोषित किया गया था। जी, तो आप समझ लीजिए कि इतना समय गुजर गया, गंगा में इतना पानी बह गया, उसके बावजूद इस एजेंडे को आगे बढ़ाने में, इसको पार्टी का मुख्य एजेंडा बनाने में अभी भी मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है वो चूक रही है। जैसे कि आपने एक उदाहरण दिया कि लड़की हूं लड़ सकती हूँ, तो लड़की हूं लड़ सकती हूँ, तो लड़कियों को तो दिखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए पार्टी में, उनकी भागीदारी, उनकी हिस्सेदारी, उनका नेतृत्व, ये सब साफ साफ दिखना चाहिए। वो नहीं हुआ। उसी तरह आप अगर कह रहे हैं कि जाति जनगणना जरूरी है इस देश में, और इस देश में जो एक तरफा ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशियरी में जो एक तरफा उस अपर कास्ट के लोगों का जो दबदबा है, उनकी पकड़ है, वो कैसे उसमें संतुलन कायम किया जाए। तो इन सवालों को लेकर के क्या कोई कांग्रेस पार्टी यहाँ इस पर काम कर रही है? तो मुझे नहीं दिखता है। एक जो काम हो रहा है, जैसे जो यात्रा, जो कन्हैया की यात्रा जो निकली, उन यात्राओं में क्या इन चीजों पर कोई चर्चा हुई?
कन्हैया की जाति भूल जाइए आप, कन्हैया को भी भूल जाइए। मान लीजिए वो कांग्रेस के एक नेता है, वो कांग्रेस का काम करने के लिए आए हैं, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आए हैं, तो क्या कांग्रेस ऐसे ही मजबूत होगी जिसमें इन एजेंडों की कोई चर्चा नहीं हो, जाति जनगणना की चर्चा नहीं हो, जो बढ़ा हुआ आरक्षण जो 65% है, जिस पर कोर्ट की रोक लग गई सरकार की लापरवाही की वजह से, वो लागू करवाया जाए। आज वो न तो बीजेपी बोल रही है, न नीतीश कुमार बोल रहे हैं, तो इनको बोलने में क्या दिक्कत है? इन चीजों को, इन सवालों को अगर आप नहीं उठाते हैं तो स्वाभाविक रूप से ये समझा जाए कि एक तो एजेंडा के लेवल पर और एक सांगठनिक स्तर पर संगठन में जो बदलाव किया गया है, उसको मैं समझता हूं कि वो बहुत अधिक संतोषजनक मुझे नहीं दिख रहा है। क्योंकि ये सही बात है कि देखिए, कोई किसी पार्टी का जो अध्यक्ष होगा, वो और खास करके ऐसी सेंट्रिस्ट पार्टियों का अध्यक्ष, वो निश्चित रूप से मजबूत आदमी होना। तो मजबूत कहने का मतलब ये कि चाहे तो वो इतना पॉलिटिकली इतना ये हो, पावरफुल हो कि उसका एक्सेप्टेंस बहुत बड़ा हो, तो वो अपने लिए सभी तरह के इंतजाम कर सकता है। या कोई ऐसा जो बहुत तेज तर्रार भी हो और पैसे वाला भी हो, जो पार्टी के लिए जमीन पर काम करे। तो इस तरह के लोग आप कहाँ से ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे? ये एक प्रोसेस में होता है। तो जो प्रोसेस मुझे लगता है कि लंबे समय से चलना चाहिए था, वो नहीं चला। नतीजा ये हुआ कि आप अगर 6 महीने में, चुनाव के जो बचे हुए 6-7 महीने हैं, इन महीनों में अगर आप चाहेंगे कि बहुत कुछ बदल दिया जाए और आपके नैरेटिव पर पार्टी की गाड़ी बिल्कुल सरपट दौड़ने लगेगी, तो मुझे इसमें संदेह होता है। क्योंकि पार्टी को उस वैचारिकी के पक्ष में खड़ा करने में कहीं ना कहीं से चूक हुई है, जिसका आप खामियाजा आपको अलग अलग स्तरों पर, चाहे हरियाणा का तो चुनाव इसमें हो, एक बात बताइए सर, कि हम लोग अक्सर ये बात कहते रहे हैं कि राहुल जी काश सदाकत आश्रम आकर बैठ जाएं, तो उन्होंने सदाकत आश्रम में लगभग, आप खुद ही आके बैठे, ऐसे मान के चलिए। अब राहुल जी तो यहाँ बैठेंगे नहीं, हालांकि 2-4 दिन तो जरूर बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि यहाँ भेजा, कृष्णा अल्लावरू। हालांकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। यूथ कांग्रेस को उन्होंने राहुल गांधी के एजेंडे के साथ सिंक्रोनाइज नहीं किया, उसको उसके एजेंडे के साथ जोड़ा नहीं। लेकिन अब इसमें फेलियर किसका माने? क्या कृष्णा अल्लावरू का माने, या बिहार का इकोसिस्टम है कि आपने एक व्यक्ति को तो विलेनाइज कर दिया, अखिलेश सिंह को हम लोगों ने भी चलाया, सबसे पहले चलाया। किस तरह से उनका सिस्टम, जो उनके लोग हैं वो राहुल जी के एजेंडे के साथ नहीं आ रहे हैं। अखिलेश जी का एक भाषण हम लोगों ने दिखाया था, हम ही लोग सिर्फ आज तक शायद उसे आउट किया हमने। तो वो तो क्या अखिलेश जी को सिर्फ विलेनाइज करने से बात बनेगी? यदि बात बनती तो ये देखिए, 14, पहले 25 थे, अब 14 हुए हैं। हालांकि वैश्य को भी अब जोड़िए तो 16 हो जाएंगे, मुसलमानों को जोड़िएगा जिसमें एक भी पसमानदा नहीं है तो 21 हो जाएंगे, आधा सवर्ण है अभी भी, और अति पिछड़ा ये नहीं जोड़ पाए, सफल नहीं हो पाए। हेमंत जी, बिल्कुल, मैं समझता हूं कि जो निश्चित रूप से आप किसी एक व्यक्ति को सिर्फ हटा करके बहुत चीजें बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, व्यक्ति उस पूरे का प्रतिनिधि होता है, और उसमें अगर उसमें कुछ खराबी है, चाहे वो राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, तो ठीक है, आपने उसको हटाया, मुक्त किया उनको। लेकिन क्या उस तरह का पूरा वातावरण आपने उस तरह का बनाया, उसको लेकर कोई तैयारी की? तो मुझे लगता है कि ये तो अल्टीमेटली पहला इस दोस्त तो जाएगा अल्लावरू के ऊपर में ही, कि आप जो कुछ कर रहे हैं उसमें इन चीजों को आप क्यों नहीं जोड़ रहे हैं। जैसे कि अली अनवर को अगर कांग्रेस ने अपने में शामिल किया, तो उनका क्या इस्तेमाल है? केंद्रीय नेतृत्व क्या उनके लिए किसी तरह की जिम्मेवारी तय कर पाया, या यहाँ बिहार में उनके लिए कोई जिम्मेवारी तय हो पाई, या इन बदलावों को लेकर के क्या उनसे कोई रायशुमारी हुई? तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो आखिरकार हो क्या रहा है? मैंने पहले भी कहा था कि देखिए, अभी जो बदलाव हुआ है उसमें इन लोगों ने अध्यक्ष बनाया है, उनको फंक्शनल बनाने के लिए एक कलेक्टिव लीडरशिप की जरूरत है। यानी कि नेताओं का एक समूह, 7-8-10 नेताओं का एक समूह, जो अध्यक्ष के साथ काम करे और फिर वो गाड़ी दौड़े आगे की ओर। एक तरीका ये होता है, जब अगर
सिंगल ये खुद कोई व्यक्ति अगर अपने आप में कोई बड़ी पर्सनालिटी नहीं है, उसकी राजनीतिक समझ इतनी प्रखर नहीं है, वो बहुत अच्छा वक्ता नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो राजेश जी को जो मैं जितना जानता हूं और जब मैंने उनको बोलते और ये सुना है, तो वो बहुत अच्छे वक्ता तो नहीं है और राजनीतिक रूप से बहुत प्रखर हैं, ये अभी तक मैंने नहीं समझा है। तो कुल मिलाकर के ये है कि लेकिन वो उनका कमिटमेंट है पार्टी को लेकर के और जिस सोसाइटी को बिलोंग करते हैं उसको, तो इस एजेंडे को अगर वो उनके जरिए लागू कराना है तो एक कलेक्टिव लीडरशिप चाहिए जो इस एजेंडे को लेकर के प्रति कमिटेड हो और वो अध्यक्ष के साथ काम करे बिल्कुल जी जान से और दिन रात लगा करके। लेकिन ये सब करने के लिए क्या ऊपर का नेतृत्व ऐसा सोच रहा है? अगर ऐसा सोचता तो बताइए क्यों नहीं उस जिले के अध्यक्ष को हटाया गया जिसके खिलाफ ही सब कुछ है, कुछ उसके पक्ष में कुछ है ही नहीं, उसके बाद भी अगर वो अड़ा हुआ है। यानी आपका तालमेल नहीं है, आप नेताओं से तालमेल करके। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, बिल्कुल तालमेल का ही अभाव है। एक अनिल जय हिंद का नाम मैं लेना चाहूंगा। अनिल जी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सोशल जस्टिस के प्रोग्राम पे राहुल गांधी को पटना लाया जाए, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से अनिल जय हिंद से भी कोई सलाह नहीं ली गई। तो आप कहीं कोई जो सोशल जस्टिस के सरोकार को समझते हैं उनसे सलाह नहीं लेंगे तो अंततः तस्वीर तो यही आएगी। एक साथी कह रहे हैं कि राहुल जी की तारीफ करें, हम लोग तारीफ ही कर रहे हैं, हम लोग जानना चाह रहे हैं कि फेल कहां हो रहे हैं, कौन उनको फेल कर रहा है। देखिए संजीव जी, मुझे लगता है कि सोशल जस्टिस का एजेंडा या कोई भी अफर्मेटिव एक्शन का कोई भी काम वो किसी भी लेवल पर अगर शुरू होता है तो उसमें उस समाज का पार्टिसिपेशन आपको निर्णायक पोजीशन में, लीडरशिप में दिखाना होगा। अगर नहीं दिखाते हैं तो एक तरह से बाहर से हस्तक्षेप माना जाएगा वो, और बाहर से हस्तक्षेप बहुत अधिक कारगर तब तक नहीं होता है जब तक कि जो लीड करने वाला जो व्यक्ति है वो उसका क्रेडेंशियल बहुत ही अधिक टेस्टेड और ट्रस्टेड नहीं हो। तो ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कोई कि एकदम सोशल जस्टिस के एजेंडे पर बिल्कुल कमिटेड, ट्रस्टेड, टेस्टेड कोई ऐसा व्यक्ति है कांग्रेस में जो कि अकेले दम पर कुछ खींच करके ले जाएगा गाड़ी। ऐसा कोई है नहीं है। वो किसी भी जाति बिरादरी से नहीं है। सवर्णों को छोड़ दीजिए, पिछड़ों को छोड़ दीजिए, दलितों को छोड़ दीजिए, किसी कहीं से भी नहीं है। कन्हैया का नाम अगर लूं मैं तो क्या कन्हैया इन चीजों सोशल जस्टिस के एजेंडे पर टेस्टेड, ट्रस्टेड नहीं है। उनका टेस्ट होना अभी भी बाकी है। तो उनको भी अगर आपने इस तरह की जिम्मेवारियों से लैस किया होता, उनके सामने एक पूरा मार्गदर्शन रहता कि आपको क्या करना है, किन एजेंडों पर आगे बढ़ना है। मुझे लगता है कि इससे ये जो यात्रा हो रही है उसकी एक सोशल ऑडिट करा लेते कि भाई कौन लोग उनके साथ घूम रहे हैं, किसकी उनकी टीम है, उनको बाउंसर कहां से मिले, कौन पैसा देता है इतना बाउंसर के लिए और उसका इंटरेस्ट क्या है, ये सब एक बार स्क्रूटनी करा लेते। तो ये जो है इनकी छवि सॉरी, तो इनकी छवि कुल मिलाकर के इन गलतियों से ऐसी गढ़ी जा रही है, ऐसी बनती जा रही है जैसे कि तीन चार पांच लोगों का नाम अगर मैं लूं, जैसे कि अभी हाल में एक बक्सर से एक पुलिस अफसर जो उन्होंने रिटायरमेंट लेकर के चुनाव लड़ा, उनका पूरा काम करने का तरीका, उनके हाव भाव, उनका बोलने का तरीका, उनका एटीट्यूड देखिए। फिर एक नए सज्जन कोई दुबे अभी अवतरित हुए हैं जो सोशल मीडिया में खास करके उनकी काफी चर्चा हो रही है। उस तरह के ऐसे कई नाम हैं जिनको लेकर के ये लगता है वो उनकी पहचान क्या है, तो वो बाउंसरों से घिरे रहते हैं। वो बहुत ही ऐसी बात करते हैं जैसे कोई अवतार है, वो उनके आने से बहुत कुछ बदल जाएगा। तो अवतार वाली जो छवि है, इस छवि से सोशल जस्टिस का एजेंडा आगे नहीं बढ़ सकता है। अवतारवादी जितने लोग हैं वो इस सोशल जस्टिस के एजेंडे को कतई नहीं बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। अब एक सवाल बताइए, लेकिन बेचारा राहुल करें भी तो क्या करें। जैसे बिहार ही को ले लीजिए, लेबोरेटरी तो इसी को बनाया है। इसको रेत में से बालू हम लोग बोलते हैं, ऐसे रेत और भी लोग समझ लेते हैं, रेत में से तेल निकालना नहीं है। जब पूरा इकोसिस्टम 90 के बाद भाजपा बदलने लगी, और बदलने लगी मतलब
लोगों को ला करके और कैसे वो सोशल जस्टिस को फेल करने का मंडल बना मंडल, ये सब हम लोग बात पहले कर चुके हैं। तो वहां लोग हैं, कांग्रेस में लोग नहीं है। जो हमें सूत्रों से पता है कि इनको अति पिछड़ा खोजने में दिक्कत हो रही है। इनको दलित तो हैं ठीक ठाक संख्या में कुछ जिलों में, लेकिन ये मुश्किल है इनके साथ कि ये इंक्लूजन करा नहीं पाए ग्रास रूट पे, तो कैसे कराएंगे? मुश्किल समस्या क्या ये नहीं है उनकी? हेमंत जी साथ ही साथ ये बताइएगा, लेकिन इरादे पर तो सवाल उठेगा। यदि अली अनवर आए और आप पसमानदा नहीं ला पाए, ऐसा नहीं है कि पसमानदा मुसलमान कांग्रेस से नहीं जुड़े हुए हैं। ड्राइंग मेमोर सच में हम लोग बात करेंगे। कल मैं चौंक गया था जब अखिलेश यादव ने ये बात कही, और किसी को भी चौंक जाना चाहिए था बुद्ध को ले जा करके। अब एक कहावत है, हालांकि थोड़ा सा वो ये है विकलांगों के लिहाज से कि कापर करूं सिंगार पिया मोर आंधर, तो वो तो समस्या है, एक दिन उस पर बात जरूर करेंगे किसी दिन। लेकिन ये हुआ है जरूर, वो बहुत बुरा किया उन्होंने जो कल उन्होंने बोला। ये अखिलेश यादव की समस्या है कि वो सोशल जस्टिस की वोकैबुलरी अब सीख रहे हैं धीरे धीरे। पहले 2000 जब सत्ता में थे तब तो नहीं। जी हेमंत सर, मसला क्या है? कांग्रेस की मजबूरी है कि उसका जो वातावरण है, उसके जो लोग हैं वहां लोग नहीं हैं, या राहुल और कृष्णा अल्लाह कायदे से लोगों से सलाह नहीं ले रहे, सिर्फ फोटो वोटो खिंचवाते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। जी देखिए, मुझे लगता है कि ये कह करके इनका बचाव नहीं किया जा सकता है कि ये तो चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा है। मैं कहता हूं कि एक उदाहरण, जैसे फिर दोबारा उनका नाम मैं लेना चाहूंगा, जैसे अली अनवर। तो अली अनवर का भी तो इस्तेमाल करके दिखा देते। उनका भी तो अभी तक पार्टी कोई उनको ज्वाइन किए हुए मुझे लगता है कि 1 महीने से ऊपर हो गया होगा। तो तो अगर उनको ही कोई जिम्मेवारी मिलती, उनका इस्तेमाल किया जाता, उनको उनके ऊपर कोई काम उनको सौंपा जाता, तब लगता है कि चलिए इस मोर्चे पर एक काम हो रहा है। दूसरे आप उनसे दूसरे मोर्चों पर भी सलाह ले सकते थे। उनके बारे में ये तो स्पष्ट है कि कम से कम पसमानदा मुस्लिम महाज के जरिए उन्होंने बिहार में बड़ा काम किया, और लालू यादव की सत्ता का अवसान और नीतीश कुमार के उदय में उनकी एक बड़ी भूमिका रही। तो उस व्यक्ति का इस्तेमाल अगर आप नहीं कर पाए तो हम कैसे माने कि आपको जानकारी नहीं है और जानकारी के अभाव में कुछ गलतियां हो रही है? एक व्यक्ति तो जानकार है आपके सामने में जिनका इस्तेमाल होना चाहिए। तो अब रही बात कि आखिरकार ये चीजें हो क्यों नहीं रही है। मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए, कि जो आप कह रहे हैं कि अति पिछड़ा नहीं मिल रहा है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मछली के बाजार में जाकर के मछली नहीं खरीदनी है। आपको उन एजेंडों पर पिछले 2 सालों में, यानी कि मैंने जब कहा कि रायपुर अधिवेशन के बाद ये काम होना चाहिए था, आप इन एजेंडे सोशल जस्टिस के एजेंडे पर जब आप काम करते, तो काम के दौरान, आंदोलन के दौरान, आपके अलग अलग गतिविधियों के दौरान इस तरह के लोग उभर करके सामने आते। अब तब उनमें आपको लीडरशिप चुनने के लिए मौका मिलता है। लीडरशिप कोई ऐसा किसी दुकान में पड़ी हुई चीज तो है नहीं कि गए और आपने चूज किया कि चलिए हाँ ये ले ले, ये अच्छा रहेगा, इसको ले चला जाए। तो लीडरशिप एक स्वाभाविक रूप से, एक स्वाभाविक प्रक्रिया में, एक राजनीतिक प्रक्रिया में, एक सामाजिक प्रक्रिया में वो उभर कर जो आता है और उसके बीच से आप चुनाव करते हैं, वो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, नुकसान भी हो जा सकता है, लेकिन कम से कम ये होगा कि हमने ड्यू प्रोसेस से इनको आगे बढ़ाया, इनको जिम्मेवारी दी। लेकिन अभी तो उसी तरह की बात हो गई जैसे कि आप बाजार में कोई चीज खरीदने जा रहे हैं और पता चलता है कि आउट ऑफ स्टॉक है, नहीं मिल रहा है जो आप चाह रहे हैं, जिस ब्रांड का, जिस तरह का, जिस मेटल का आप चाह रहे हैं, वो मेटल, उस मेटल का नहीं मिल रहा है। तो ये क्या ऐसा हो सकता है कि देखिए इरफान साहब, हम लोग जो है कांग्रेस की, कम से कम कहा यह जाता है कि आरएसएस ने 2012-13 में कुछ लोगों को तैयार किया था कि कुछ भी बोलो, पक्ष में बोलो विपक्ष में बोलो, सिर्फ मोदी बोलो। तो थैंक्स दीजिए हमें और हेमंत जी को और तमाम हमारे साथियों को जो लोग कांग्रेस 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 करते हैं, कांग्रेस की बात तो कर रहे हैं। और आपको शायद नहीं पता हो कि हेमंत जी या संजीव चंदन, हम जैसे तमाम लोग जो कहते हैं दबाव बनाने का, ये जब दबाव नहीं बनाइएगा ना, जिंदाबाद जिंदाबाद सब करिएगा, तो भक्त ही बन के रह जाइएगा। जैसे मोदी भक्त, वैसे राहुल भक्त से बदलाव नहीं आने वाला है। बात बदलाव की हो रही है। अच्छा हुआ कुछ तो बदला, 10% तो घट गए, 15% तो घट गए सवर्ण, कुछ तो इंक्लूजन हुआ, लेकिन समस्याएं बहुत गहरी हैं, इतना आसान नहीं। जी हेमंत सर, और कुछ टिप्पणियां हैं सब तो? जी
हाँ, तो हेमंत सर। हाँ, वही मैं कह रहा था कि आपको ये जो संकट, जिस संकट की चर्चा आप कर रहे हैं, ये अपने आप में हास्यास्पद है कि क्या ऐसे किसी लीडरशिप की खोज ऐसे होती है कि बाजार में पड़ी हुई चीज के रूप में आप उसको खोजने के लिए निकले। बिल्कुल। देखिए, आप एक साथी हैं, इस पर टिप्पणी आप कर दीजिए। अति पिछड़ा वैसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं, झिझक में नहीं है। अति पिछड़ा साइजेबल ढंग से बिहार की राजनीति में राज कर रहा है। दो दो अति पिछड़ा उप मुख्यमंत्री पहले भी दिया जा चुका है। तेल कई जगहों पे कॉरपोरेटर हैं। आप गलत कहाँ हैं? आप तो बिहार के रहने वाले हैं। अति पिछड़ों को आप ऐसे बात कर रहे हैं। जैसे राहुल जी ने कुशवाहा को खड़ा कर दिया अपने बगल में, बोले ओबीसी होना दुख की बात नहीं है, मत रो। जी हेमंत सर, इस पर जो टिप्पणी आप अपनी कर दीजिए। और इन्हीं की एक टिप्पणी है कि तेजस्वी यादव पर भी बोलिए। तेजस्वी यादव जब बाहर निकलते हैं तो सिर्फ यादवों के साथ, मुसलमान भी नहीं निकलते, यादव ही। कई जगह हम लोगों ने आलोचना की भी है हेमंत सर, दोनों पर। नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है। हम लोग अभी कांग्रेस पर बात कर रहे हैं, हमारा फोकस कांग्रेस है, इसलिए अभी जी, कांग्रेस पर ही बात करेंगे। हम तेजस्वी यादव पर भी बात करेंगे, आलोचना कर चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं। और करते रहे हैं, लेकिन अभी हम उधर नहीं जाएंगे क्योंकि तब पूरा एजेंडा डायलॉट हो जाएगा। अभी जो जो विषय है उस विषय पर केंद्रित रहना है। तो ये गलतियां बहुत दूसरे लोगों के साथ भी है। तो अभी जो जो लोग कह रहे हैं कि ये अति पिछड़ों को आगे लाने से, तो ये आपको आज के बदलते हुए राजनीतिक इसमें दौर में ये जरूरी है। और इसमें इसको लेकर के बीजेपी से ज्यादा बड़ा कोई शिक्षक तो है नहीं। बीजेपी इस पूरे सोशल इंजीनियरिंग को, जिसके जिसके चैंपियन नीतीश कुमार माने जाते थे, उस सोशल इंजीनियरिंग को बीजेपी ने अपना यूएसपी बना लिया। पिछले 20 सालों में मुझे लगता है कि शायद बिहार ने ही उसको रास्ता दिखाया कि अब आपके पास कोई उपाय नहीं है। जो पोस्ट मंडल एरा जो है, उस एरा ने बीजेपी को सिखाया कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर आपको कमंडल की राजनीति को आगे बढ़ाना है तो उसमें उसको तो इस रास्ते मंडलवादी पर, रूप में, उसको मंडलवादी चेहरा देना पड़ेगा। तो यानी राहुल जी की समस्या ये है कि देर से कांग्रेस आई है, या देर से राहुल आए हैं, और अकेले राहुल बढ़ रहे हैं लेकिन बाकी कांग्रेस रिलक्टेंट है, ऐसा आप कह सकते हैं? नहीं, देखिए, उस कांग्रेस में ये दिक्कत हर लेवल पर दिखाई देता है। जब कोई कांग्रेसी, जब बड़ा नेता, उसमें आप गिन लीजिए राहुल गांधी को छोड़ करके और खड़गे साहब को छोड़ करके, जब कोई वो सोशल जस्टिस के एजेंडे पर बोलता है तो वो लगता ही नहीं है कि दिल की गहराइयों से बोल रहा है। वो हमेशा लगता है कि गर्दन के ऊपर से बोल रहा है। उसकी आवाज जो है वो गर्दन के ऊपर से आ रही है। तो यह जो संकट है, यह संकट इसलिए है कि देखिए, कमिटमेंट ऐसा नहीं है कि वो एकदम ऑर्गेनिक ही होता है, बल्कि वह आपने किन मुद्दों पर संघर्ष किया है उससे समझ में बात आती है, उससे कमिटमेंट पैदा होता है। आप बिल्कुल। अगर इन मुद्दों पर अगर आपने कभी चिंतन किया ही नहीं, आपने कोई लड़ाई लड़ी ही नहीं, और अचानक आप तो वो एक तरह से भजन टाइप का हो जाएगा। लगेगा कि आप कोई सोशल जस्टिस का भजन गा रहे हैं। तो ये सोशल जस्टिस का भजन तो होगा नहीं, उससे काम चलने वाला है नहीं। बल्कि सोशल जस्टिस के लिए लड़ना और उस एजेंडे को आगे बढ़ाना, उसको और उसको कायदे मल्टीप्लाई से करना। तकनीकी पर, राहुल गांधी क्या इतने भोले हैं, या राहुल गांधी का इकोसिस्टम उनके इर्द गिर्द का जो है वो क्या इतना भोला है? आप देखिए, अमित शाह अपने धुर विरोधी कुलदीप नैयर के घर चले जाते हैं। ये देखिए, किसी भी सूरत में अपना, और क्या राहुल गांधी या उनका जो सिस्टम है, या जो कृष्णा अल्लावरू आए हैं, आप अली अनवर तक से सहयोग, जो आप तो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके, बाहर तो छोड़ दीजिए, दूसरे लोगों से सलाह लेना और मिल, एक 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 ऐसा नहीं लगता है कि उद्धारक फॉर्म में राहुल या उनकी टीम जी रही है? एक बड़ा गलत निर्णय हुआ कृष्णा अल्लावरू को यहाँ भेजा जाना। किसी ओबीसी को भेजा जाना चाहिए था जो जाति के वोकेबलरी को समझता हो। कॉर्पोरेट से आए हैं कृष्णा अल्लावरू और उसी अंदाज में काम कर रहे हैं। जी हेमंत सर। बिल्कुल, मैं इससे सहमत हूं। और मुझे, हम लोगों ने बहुत पहले बातचीत की थी जब ये बदलाव हुआ था कि बघेल को यहाँ भेजना चाहिए था। वो इस पूरे अपने सोशल लोकेशन की वजह से भी और बिहार की जरूरत के हिसाब से, दोनों वो एक तरह से सुटेबल था वो। तो ये जो राहुल गांधी जो कर रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को ये चीजें समझ में नहीं आ रही। राहुल गांधी के बारे में भी कहा जाता रहा है, लेकिन हाँ, क्योंकि वो अपने
कमिटमेंट में बिल्कुल मैं समझता हूं कि उसमें कोई बेईमानी उनकी नजर नहीं है, इसलिए इन चीजों को उनके पास, उनके शब्दकोश में बहुत सारी चीजें नहीं है, लेकिन वो इतना फोर्स के साथ इन चीजों को रखते हैं कि उससे लगता है कि नहीं, ये आदमी दिल की गहराइयों से बोल रहा है। जब वो कहते हैं कि हमको आरएसएस की विचारधारा से लड़ना है, हमको इनके नफरत और विभाजन की राजनीति के खिलाफ लड़ना है, और इसके लिए हम किसी भी तरह का नुकसान उठाने के तैयार है। ये बात कोई गर्दन के ऊपर से नहीं बोल सकता है। ये बोलने के लिए आपको अपने कलेजे में ताकत चाहिए, आपके पास कमिटमेंट होना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि इस तरह का कमिटमेंट वाला व्यक्ति इन चीजों को वो अपनी पार्टी में बहुत बेहतर ढंग से लागू नहीं करवा सकता है। इसके पीछे एक थोड़ा सा मैं ये राहुल गांधी को एक्सक्यूज दे सकता हूं कि आप देखेंगे कि अभी जो पिछले दिनों गैंग ऑफ क्या 21 या 23 था, वो 23 या 21 लोगों का समूह जो अच्छा गैंग नहीं, वो अब देखिए अब अचानक आपने गैंग बोल दिया तो मैं टर्म बोल गया। 23 थे वो जी, हाँ, ग्रुप ऑफ 23, हाँ, ग्रुप G23 था या कुछ, G23, ग्रुप ऑफ 23। तो उन लोगों ने जिस तरह से किया, आप बताइए कि ठीक है, कपिल सिब्बल आज कहाँ है, आनंद शर्मा को ले लीजिए, बाकी लोगों को ले लीजिए, तो ये, और उसमें गुलाम नबी आजाद है, ये क्या, इन लोगों ने कांग्रेस से कभी कोई ये नुकसान उठाया क्या? कांग्रेस में रह करके इनको कोई राजनीतिक रूप से कोई नुकसान तो हुआ नहीं। लेकिन जब कांग्रेस को जरूरत थी तो ऐसे लोग, तमाम लोग किनारे हो गए। वो मुझे लगता है कि राहुल गांधी से ही चिढ़ थी उन लोग, वो तो स्पष्ट भी हुआ। उन लोगों ने अपनी बात साफ की भी कि राहुल गांधी का जो उनका तौर तरीका जो है उनको पसंद नहीं है, और बिल्कुल, बल्कि राहुल गांधी ने पसंद नहीं थे। वो लोग लीडरशिप अपने हाथ में लेना चाहते थे। अब बताइए कि ऐसे मौका परस्त लोग अगर कांग्रेस की लीडरशिप में आते तो क्या होता है। और एक कम से कम चलिए सवर्ण महिला जो है, मैंने महिला के नाम पर एक महिला तो कम से कम है वहां जी, वो सुप्रिया श्रीनेत, बिल्कुल। तो ये कुल मिलाकर के हमारे समय की सीमा है इस कार्यक्रम की। हम इतनी ही देर लगभग बात करते हैं, क्रॉस कर चुके हैं, बात और भी आगे भी करेंगे। लेकिन एक स्वागत योग्य कदम है कि जब 65 से 70-75% सवर्ण भरे थे तो उसकी संख्या तो छांट दी गई, लेकिन छांटी गई है पटना में बैठ के। पटना में भी जो जमीन के नेता हैं उनसे बिना संपर्क किए हुए। अखिलेश सिंह जी को सिर्फ विलेनाइज करने से बात नहीं बनेगी। हम लोगों ने विलेनाइज करने के लिए कार्यक्रम नहीं किया था, हमने बताया था कि आपके यहाँ लोग नहीं है, बालू है, रेत है, तेल निकालना है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। हाँ, मैं उसमें जो एक चीज जोड़ना चाह रहा था कि जो बदलाव हुआ है, वह बदलाव कितना ईमानदारी पूर्वक हुआ है, उसको लेकर सवाल खड़ा इसलिए हो रहा है कि एक व्यक्ति, मैं उस व्यक्ति से निजी तौर पर मुझे कुछ नहीं लेना देना है, लेकिन मैं मानता हूं कि जिसके खिलाफ तमाम चीजें थी, वो व्यक्ति अगर टिका रह गया, इसका मतलब कि आपने बदलाव में कोई ईमानदारी में कहीं ना कहीं खोट है, आपके बदलाव के प्रयास में कहीं ना कहीं खोट है। और ये अगर इस तरह से खोट अगर रहेगा तो निश्चित रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा। और यही जस्टिस फॉर एजुकेशन को पता है कि अली अनवर साहब मिले हैं, तो मिले हैं तो भाई बात करते ना। अली अनवर साहब साल भर पर, ये 2 महीना हो गया ज्वाइन किए हुए, सिर्फ तस्वीरें खिंचाना और कांग्रेस के मंच पे जाकर, अपने मंच पे जाकर के बातें करना, जिसकी सूचना दे रहे मिलना कोई वहां समझी मिलान करना थोड़ा ही था कि समझी गले मिल गए तो हो गया कि चलिए बात हो गई। और हमने बात की है कि शुरू में ही बात की कि 7 अप्रैल को आ रहे हैं, अति पिछड़ा राम प्रजापति, मतलब ये सम विद्यार्थी हैं, और प्रजापति 2 जाति समूह से, नोनिया जाति और प्रजापति जाति के महापुरुषों की बात भी हो रही है, वहां सब हो रही है, लेकिन सिर्फ बात हो रही है, सिर्फ फोटो हो रहा है, जो एग्जीक्यूट हो रहा है उस पर बात होगी। और एक सवाल था हमारे लिए, अब चूंकि समय की सीमा है, कायदे से हेमंत जी ने चीजों को आपके सामने रखा। अब आप देखिए वीडियो, सुनिए, सुनाइए, कांग्रेस के लोगों को भी सुनाइए। गलत ढंग से यदि आप इंप्लीमेंट करेंगे,
दवा बहुत जरूरी है, लेकिन दवा गलत मत पिला दीजिएगा। नंदलाल जी कह रहे थे कि अखिलेश यादव के भाषण के बारे में जो ड्राइंग मेमोयर लिख रहे हैं कि आप उससे सहमत, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आप भी सहमत होंगे नंदलाल जी कि इस तरह से बात करने से उनको बचना चाहिए था। हालांकि अखिलेश जी 2012 से 17 में जैसे थे अब वैसे नहीं है, बदल रहे हैं, चीजों को समझ भी रहे हैं। शायद होता है कई बार नेताओं से गलतियां होती हैं। कल जो उन्होंने कहा मैं भी चौंक गया कि क्यों बुद्ध को ले जाकर के उनके खाते में डाल दिया भाई, और बुद्ध वही सारा नौवां अवतार आदि इत्यादि जिसकी पूरी व्याख्या है उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा मुलायम सिंह जी और कांसीराम जी ने मिल करके हवा में उड़ गए जय श्री राम किया था। तो हॉस्टाइल मत रहिए कांसीराम जी के प्रति, थोड़ा जानिए, थोड़ा उसको भी समय दीजिए। चलिए कल फिर मिलते हैं 11:10 पर किसी और विषय के साथ। रात में 9 बजे मिलेंगे मनोरमा जी का कार्यक्रम होगा रिवर्स टॉक। हेमंत जी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत सारे आउटसाइड पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं और वो सब भी बड़ी अच्छी टिप्पणियां कर रहे थे। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।